हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान पार्ट 3 वैद्युत रसायन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आपका हमारे विद्यालय के यूट्यूब चैनल केबीवी ऑनलाइन स्टडी KBMIC में स्वागत है। रसायन विज्ञान में जो हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि वैद्युत रसायन कक्षा 12 का एक भाग है। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं वैद्युत रसायन क्या होता है। तो वैद्युत रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वैद्युत यानी कि इलेक्ट्रो या इलेक्ट्रिक और केमिस्ट्री यानी कि केमिकल, ठीक है, यहाँ से इनके बारे में जो संबंध होगा उसे हम पढ़ेंगे। कहने का मतलब है कि वैद्युत ऊर्जा, अगर हम इसकी बात करें तो इलेक्ट्रिक एनर्जी, और इसकी बात करें तो केमिकल एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच में संबंध को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं, यानी कि वैद्युत रसायन। जब इसे दो भाग हैं, देखिएगा कैसे। इसके अंदर अगर हम बात करें तो पहला आता है वैद्युत रासायनिक सेल, और दूसरा है वैद्युत अपघटनी सेल। वैद्युत रासायनिक सेल है, इसे हम दूसरा नाम कहते हैं इसका गैल्वेनी सेल। क्या कहते हैं? गैल्वेनी सेल। और इसी को ही वोल्टीय सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? वोल्टीय सेल। यानी कि जो हमारा वैद्युत रासायनिक सेल है इसे गैल्वेनी सेल भी कहेंगे और वोल्टीय सेल भी कहेंगे। तो भैया गैल्वेनी सेल और वोल्टीय सेल क्या होते हैं? तो जब हम देखते हैं कि कोई भी सेल जिसके अंदर रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में क्या होती है? परिवर्तित होती है, वो कहलाएगा रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल। अगर हमने उसे क्या दी है? रासायनिक ऊर्जा जो है उसके अंदर की वो किसमें परिवर्तित हो जाएगी? विद्युत ऊर्जा में। वो कहलाएगा रासायनिक सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है हमारे पास डैनियल सेल, जिसके बारे में मैं अभी बताने जा रहा हूं। डैनियल सेल के इससे पहले देखिएगा कि वैद्युत अपघटनी सेल क्या होता है। वैद्युत अपघटनी सेल वह सेल होता है जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, यानी कि ठीक इसका अपोजिट। इसमें क्या हो रहा था? रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल रही थी। इसमें क्या होता है? विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। देखो भैया क्या है डैनियल सेल क्या होता है। डैनियल सेल अगर हम बात करें तो इसमें इलेक्ट्रोड होता है। इससे पहले इलेक्ट्रोड के बारे में बता रहा हूं कि इलेक्ट्रोड होता क्या है। इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रोड जो है हमारे पास नॉर्मली एक सेल है, उस सेल में एक प्लस चार्ज होता है और एक माइनस चार्ज होता है। तो प्लस और माइनस को ही हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? इलेक्ट्रोड। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव, ठीक है। इस सेल के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो डैनियल सेल है। डैनियल सेल के बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास देखिएगा कि डैनियल सेल है क्या। डैनियल सेल मैं यहां पर लिख के बता रहा हूं आपको। डैनियल सेल, देखो अगर हमारे पास एक पात्र है, इसके अंदर कोई एक छड़ लटकी हुई है, ठीक है। दूसरा पात्र है, इसके अंदर भी एक छड़ लटकी हुई है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड है। और यहां पर जो है, इससे पहले एक बात याद रखना, मैं तुम्हें बता रहा हूं भैया कि डैनियल सेल में क्या यूज होगा। वो यूज होता है लोन, एक तरीके से यहां मैं बता रहा हूं, साधारण जानकारी दे रहा हूं। इससे पहले LOAN, इस चीज को याद रखना। इसका मतलब होता है लेफ्ट। क्या मतलब है इसका? लेफ्ट। इसका मतलब है ऑक्सीडाइजेशन, और इसका मतलब है एनोड, और इसका मतलब है निगेटिव। इसके अपोजिट ठीक लेफ्ट का मतलब क्या हो गया? लेफ्ट हैंड। ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया ऑक्सीकरण। क्या? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। क्या?
त्याग करना। इसके बाद आता है एनोड, इसे मैं बताऊंगा। अब इसके अपोजिट हमें याद करना है। दूसरा आता है इसके अपोजिट, लेफ्ट का हो जाएगा राइट। क्या हो जाएगा? राइट। ओ का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजेशन। इसका अपोजिट होता है रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन, जिसे हम कहते हैं अपचयन। क्या बोलेंगे इसे? अपचयन। और अपचयन यानी रिडक्शन का मतलब है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। क्या करना? ग्रहण करना। इसके बाद आता है हमारे पास पॉजिटिव। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गया, यहां से आएगा कैथोड, यानी कि कैथोड। इसे इंग्लिश में भी कैथोड बोलते हैं और हिंदी में भी, देखो कैथोड। और इसके बाद निगेटिव का उल्टा हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक। अब देखो भैया, हमने जो है दो पात्र लिए हैं, इन दो पात्रों में एक इलेक्ट्रोड हमारा ये है, एक इलेक्ट्रोड ये है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जिंक का क्या है? जिंक की छड़ है, यह जिंक का इलेक्ट्रोड है। और ये किसका इलेक्ट्रोड है? कॉपर का। इसे जिंक सल्फेट के विलयन में हमने क्या करा? डुबो दिया। हमने क्या करा? यहाँ पर जिंक सल्फेट का विलयन लिया है, और यहाँ पर क्या है? कॉपर की छड़ है, और हम इसे कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या कर देंगे? इसे डुबो देंगे। यहाँ पर कॉपर सल्फेट जब हमने डुबो दिया, और इन दोनों इलेक्ट्रोड को हम एक तार और उसमें क्या लेते हैं? गैल्वेनोमीटर। क्या लेते हैं? गैल्वेनोमीटर। इसके द्वारा हम जोड़ देंगे, गैल्वेनोमीटर के द्वारा। अब बात आती है, जब विद्युत धारा के अगर प्रवाहित करनी है तो कैसे करेंगे? विद्युत धारा होती क्या है? सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं। तो विद्युत धारा कहते हैं इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होने की दर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होने की दर को क्या कहेंगे? हम विद्युत धारा कहेंगे। जब यहां से हम करें बात, यानी कि जो जिंक है हमारा, ये पॉजिटिव चार्ज रखता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर हम बात करेंगे Zn की, तो जब ये दो इलेक्ट्रॉन यहां से त्यागेगा तो यहां से क्या बनाएगा? Zn+2 चार्ज बनाएगा। जिंक किस रूप में था? यहाँ सॉलिड रूप में था, और यहाँ किस में आ जाएगा? एक्वस के रूप में आ जाएगा। यानी एक्वस का मतलब होता है जल में घुलना या जलीय विलयन में चले जाना। तो जिंक जो था सॉलिड रूप में था, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करा तो दो इलेक्ट्रॉन त्याग के जिंक+2 आयन बना लेगा, यानी कि इस विलयन में क्या करेगा? ये घुल जाएगा। यानी कि ये जो प्लेट है हमारी, ये प्लेट जो है ये जिंक आयन के रूप में क्या हो जाएगी? यहाँ से घुलनी शुरू हो जाएगी। जब ये जिंक आयन के रूप में यहाँ से घुलेगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? चल के यहाँ तक आ जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन चल के यहाँ आएगा तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन त्यागा है। क्या करा? इसने अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, और त्यागने के बाद वो इलेक्ट्रॉन चल के कहाँ आएगा? यहाँ पर। यहाँ पर स्वागत कौन करेगा? कॉपर तो भैया करेगा नहीं, यानी कि ठोस अवस्था में वो तो करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये ठोस अवस्था में। तो विलयन में जो कॉपर घुला हुआ है वह दो रूप में टूटेगा। कैसे? Cu+2 में और SO4-2 में। तो भैया यहाँ पर जो है जो जिंक आएगा वो यहाँ पर मिलेगा, और आकर के यहाँ से कॉपर सल्फेट जो है किस में टूट जाएगा? Cu+ में टूट जाएगा। तो देखो इधर, यानी कि ये वाला जो कॉपर सल्फेट था वो Cu+2 में टूटा, और इसने जो दो इलेक्ट्रॉन ये वाले जिंक के यहाँ से चल के यहाँ तक आए, उन्हें क्या करा? ग्रहण कर लिया। जब इन्हें ग्रहण करेगा तो यहाँ से क्या बनाएगा? ये Cu, यानी कि ये तो क्या था? एक्वस, और ये क्या बन गया? सॉलिड। तो हमने अभी तक क्या समझा? तो जो जिंक की छड़ है वो जिंक सल्फेट के विलयन में डूबी हुई है, और जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, यानी कि जिंक जब अपने दो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो जिंक विलयन में घुल जाएगा, और जैसे ही ये विलयन में घुलेगा तो जो दो इलेक्ट्रॉन है ये तो चले जाएंगे इस वायर के माध्यम से दूसरे विलयन में, और जब दूसरे विलयन में पहुंचेंगे तो यहाँ पर जो कॉपर है वो सॉलिड रूप में होगा। इस तरीके से वो इकट्ठे से नहीं लेगा। जब नहीं लेगा तो कॉपर सल्फेट के अंदर घुला हुआ कॉपर दो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? स्वागत, और स्वागत करने के बाद ये कॉपर के रूप में बनाएगा अपने आप को। ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा। ये क्रिया हो रही है यहाँ पर, लेकिन विद्युत धारा भी प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि विद्युत धारा तब प्रवाहित होती है जब एक इलेक्ट्रॉन अपना पूरा चक्कर या अपनी पूरी क्रिया कर लेगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला और यहाँ तक पहुँचा है, अभी तक वो वापिस इसमें नहीं आया। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके बीच में एक हमें सेतु लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? सेतु। जब ये सेतु हमने लगाया, इसे हम बोलते हैं लवण सेतु। क्या बोलते हैं इसे? लवण सेतु बोलते हैं। और इसके अंदर KCl को हमने लवण के रूप में भर दिया। ये जो इसके मुंह पे लगा हुआ है जेल होता है। क्या होता है? जेल।
और भैया इस जेल का नाम होता है अगर अगर जेल। क्या होता है? अगर अगर जेल नाम होता है। जब अगर अगर जेल नाम हुआ, अब इसमें क्रिया हुई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रवाह होकर यहाँ आए और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो प्रवाह होकर वापस लवण सेतु के माध्यम से यहाँ आ जाएगा, तब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी और ये क्रिया करने लगेगा। जब क्रिया करने लगेगा, जैसे ही इसमें क्रिया शुरू होगी, तो भैया क्रिया शुरू होने पर यहाँ से जिंक बार बार यहाँ पर घुलेगा और ये थोड़ा सा क्या होगा, यहाँ से कटना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से प्लेट, इसकी जो रोड है, ये इलेक्ट्रोड है, वो क्या हो जाएगी, कमजोर होती चली जाएगी और यहाँ से यहाँ पर जब कॉपर जिंक आएगा तो यहाँ घुलेगा और घुलने के बाद कॉपर क्या होगा, यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और ये कॉपर की प्लेट क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। जब ये क्रिया होगी तो इसके बाद ये सेल काम करना बंद हो जाएगा, क्योंकि जब ये वाली इलेक्ट्रोड कमजोर पड़ जाएगी तो जिंक घुलना बंद होगा और इसके अंदर की रासायनिक क्रिया होनी बंद हो जाएगी, जो इस तरीके से हुई है। इसे हम कहेंगे, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, त्याग। जब त्याग हो रहा है तो इसे कहेंगे ऑक्सीकरण की क्रिया। क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण, सॉरी इसे क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीकरण। देखिएगा, ऑक्सीकरण। और कैसी क्रिया है, अर्ध अभिक्रिया है, अर्ध है ना, तो ऑक्सीकरण अर्ध क्रिया बोलेंगे इसे। क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अर्ध क्रिया। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब लिए तो यहाँ क्या हो रहा है, अपचयन। जब अपचयन हो रहा है तो ये भी कैसी क्रिया है, अपचयन की अर्ध क्रिया है। कैसी है ये, अर्ध क्रिया। आई बात समझ में। इससे बाद में देखिएगा इधर जो हमने ये लिखा है, लेफ्ट है, तो लेफ्ट में क्या है हमारे पास, ऑक्सीडाइजेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, त्याग रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है। एनोड है ये, क्या है ये, एनोड। यहाँ पर जब एनोड है तो क्या हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज रखेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, त्याग रहा है। और निगेटिव इसलिए आएगा, एक मिनट, यहाँ पर एनोड जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग के बनाएगा, ये निगेटिव, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और निगेटिव चार्ज के रूप में फॉर्म दिखाएगा अपनी। इसके बाद राइट हैंड में अगर देखें तो राइट जाएंगे, वहां रिडक्शन हो रहा है, यानी कि अपचयन हो रहा है। और अपचयन होने के बाद में कैथोड है, उधर क्या है, उधर कैथोड। और यहाँ पर जो है कॉपर आयन अपने आयनों के रूप में टूट जाएगा, जैसे कि ये टूट रहा है। अब यहाँ तक बात समझ में आई, यानी कि यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हुआ तो वह इलेक्ट्रॉन यहाँ के घुलेगा और यहाँ से घुलने के बाद एक इलेक्ट्रॉन चल के यहाँ आएगा, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होगी और ये डैनियल सेल अपना काम करना शुरू कर देगा। जब जिंक यहाँ से आयन त्याग के जिंक आयन बनाया तो ये ऑक्सीकरण अर्ध क्रिया कहलाई। दूसरा, अगर जिंक यहाँ से कॉपर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी कि तो वो क्या बनाएगा, अपचयन की अर्ध क्रिया करेगा और कॉपर ठोस अवस्था में आ जाएगा। इसे बोलते हैं ऑक्सीकरण अर्ध क्रिया, इसे बोलेंगे अपचयन अर्ध क्रिया। अब देखिएगा इधर जो हमारी ये क्रियाएं हैं, तो सेल क्रिया आती है, सेल क्रिया, तो उसे क्या कहेंगे भाई, सेल क्रिया। सेल क्रिया किसे कहेंगे, देखो जिंक है, जिंक था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे। जब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग के क्या बनाया इसने, हमारे पास जिंक आयन बनाया, इन दोनों को हम क्या कर दें, जोड़ दें। तो जोड़ेंगे भी तो इस तरीके से आएगा Zn+2 और +Cu। ये क्या कहलाएगी, सेल क्रिया कहलाएगी। इस सेल क्रिया में जो हमारा आता है विद्युत वाहक बल, इसका हमें निकालना होता है। तो विद्युत वाहक बल अगर हम निकालेंगे इसका, इससे पहले मैं आपको सेल को अगर हम व्यवस्थित करना बनाएं तो वो देखिएगा क्या कहते हैं, सेल के रूप में अगर इसे हम दिखाएं तो सेल के रूप में इसे दिखाने के लिए क्या करेंगे, देखो ये लवण सेतु लगा हुआ है, तो हमने ये लवण सेतु लगा दिया। लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, जिंक किस में चेंज हो रहा है, जिंक +2 में। राइट साइड में कॉपर किस में चेंज हो रहा है, कॉपर +2 में। यानी कि ये वाली जो क्रिया है, ये क्रिया क्या हो गई हमारी, सेल की क्रिया दिखा रहा है कि सेल किससे बना है, जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड से बना है। जो जिंक +2 में टूटेगा और बीच में लवण सेतु है और कॉपर आयन के रूप में बन जाएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर सेल अभिक्रिया क्या आएगी, सेल अभिक्रिया तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन सेल अभिक्रिया का विद्युत वाहक बल अगर हमें निकालना है, विद्युत वाहक बल, तो इसे देखिएगा E इसे E0 बोलेंगे और यहाँ पर लिखेंगे क्या हम, एनोड। क्या लिखेंगे यहाँ, एनोड, माइनस इसे लिखेंगे कैथोड। ये वाला जो फॉर्मूला है इसे याद रखना है। आगे अभी नेक्स्ट समीकरण बताऊंगा, उसमें इसका यूज होगा, जो न्यूमेरिकल होगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें, गैल्वेनिक डैनियल सेल है, इसकी क्रियाविधि है। इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर कोलराउस का नियम, यानी कि कोलराउस का नियम क्या है देखिएगा।
कोलराउस का नियम इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से। कोलराउस का नियम, इस नियम के अनुसार कोई वैद्युत अवघटनी अगर हमारे पास बिलियन है तो उसकी समस्त मोलर चालकता, जिसे हम करेंगे प्रदर्शित इससे लैम्डा से, और अनंत चालकता करेंगे हम इन्फिनेटिव। और कोई हमारे पास अगर, इससे पहले समझ लीजिए, कोई अभिक्रिया इस तरीके से हो रही है, यानी कि अभिकारक है और ये किस में टूटेगा, अपने आयनों में टूट जाएगा, A+ और B- में। तब इसके लिए अगर हम कोलराउस का नियम लगाएंगे तो जो हमारा बिलियन है उसकी मोलर चालकता ये किसके रूप इक्वल होगी, इसकी मोलर चालकता के, यानी प्लस चार्ज यहाँ A आ जाएगा और इन्फिनेटिव, प्लस यहाँ माइनस आएगा और V आएगा यहाँ पर, ये भी इन्फिनेटिव और ये भी अनंत होगी। तो देखिएगा क्या है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यानी कि किसी भी वैद्युत अपघटनी बिलियन में उसकी समस्त मोलर चालकता उसके आयनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। यानी कि अगर हम बात करें कोलराउस के नियम में तो कोई भी बिलियन बहुत ज़्यादा क्या होना चाहिए, तनु। उसके अनुसार अगर उसकी तनुता की मोलर चालकता देखें अनंत पर हम, तो मोलर चालकता किसके इक्वल है, उसमें भाग उसके दोनों आयनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगी। इंपॉर्टेंट नियम है, बोर्ड में पूछा जाता है। अब बात करते हैं नष्ट समीकरण की। तो नष्ट समीकरण क्या होती है, देखिए नष्ट समीकरण का प्रयोग करके नष्ट ने एक समीकरण दी, यानी कि अपने प्रयोग के आधार पर, जिसे हमने नष्ट समीकरण कहा। नष्ट समीकरण एक प्रयोग के आधार पर दी गई है जिसे नष्ट ने प्रदर्शित किया था, और ये होती है E=E0 यहाँ से सेल -0.0591 NF log base 10 और यहाँ से आता है M/M+ चार्ज। क्या है इस अभिक्रिया में, मैं बता रहा हूं, देखिएगा। E क्या है, विद्युत वाहक बल। E क्या है यहाँ पर, विद्युत वाहक बल है। और E0 सेल तो है ही मानक इलेक्ट्रोड विभव, यहाँ पर क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव है, ठीक है भैया। और यहाँ पर N क्या है, भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। F क्या है, फैराडे नियतांक है, फैराडे नियतांक। और M क्या है, पदार्थ की मात्रा या मोलर चालकता, पदार्थ की मात्रा। और यहाँ पर मात्रा भी कह सकते हैं, मोलर चालकता क्या है। और M आयन क्या है, यह सांद्रता भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सांद्रता। M आयन क्या है, यानी कि जो आयन बनाया, पदार्थ के आयन के रूप में बदलने की क्या हो रहेगी यहाँ, आयन की सांद्रता। तो इस समीकरण के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। तो एक न्यूमेरिकल मैं आपको करा रहा हूं, देखिएगा। वो देखिएगा, हमारे पास क्वेश्चन है सेल, ये क्रिया Zn+2 में घुलेगा, इसकी मोलर चालकता देखिए, और यहाँ पर यानी सांद्रता दे रखी है, और लवण सेतु कैडमियम+2 चार्ज और 298 केल्विन ताप पर विद्युत वाहक बल की गणना करनी है। और हमें दिया हुआ है कि जो जिंक है उसका इलेक्ट्रोड विभव ये, कैडमियम का इलेक्ट्रोड विभव ये, ठीक है। अब हमारे पास आंसर हम कर रहे हैं इसका, तो देखिएगा हमें दिया है ये। तो हम पहले सेल अभिक्रिया लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सेल अभिक्रिया। तो सेल अभिक्रिया देखिए किस प्रकार लिखी जाएगी भैया। जिंक से बन रहा था हमारे पास, क्या बन रहा है, जिंक+2, यही तो बन रहा है। और कैडमियम इधर है +2 चार्ज, तो Cd+2 और यहाँ आ जाएगा Cd। हमारे पास जो क्रिया है सेल की वो ये है। अब हम लिखेंगे E0, तब E0 सेल निकालेंगे हम। तो मैंने अभी बताया था कि E कैथोड होता है और एनोड होता है। तो कैथोड पे तो ये काम करेगा Zn वाला, और माइनस एनोड में कार्य करेगा कैडमियम वाला। तो देखो यहां से वैल्यू निकालेंगे, ये कितनी हो जाएगी, ई सेल की वैल्यू हो जाएगी, ई सेल इक्वल, ये वैल्यू हमारे पास है 0.76 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 0.40, और E0 सेल इक्वल
0.76 प्लस 0.40 और यहाँ से आ जाएगा अगर देखेंगे तो 6 7 4 11 और 1.16 आ जाएगा ई नॉट सेल। यानी कि सेल का विद्युत वाहक बल कितना, सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना आ जाएगा हमारे पास 1.16 वोल्ट आ जाएगा। तब नेक्स्ट समीकरण देखिएगा, जब टेम्परेचर दिया है 298 केल्विन, तब नेक्स्ट समीकरण देखो क्या बनेगी, विद्युत वाहक बल इक्वल ई नॉट सेल माइनस 0.0591 NF बताया था मैंने, log बेस 10 m/m प्लस 4। अब देखिएगा जब यहाँ 298 केल्विन तापमान है तो प्रयोग के आधार पर यहाँ फैराडे नियतांक हट जाएगा और इसकी वैल्यू से देखिएगा क्या आएगा, A इक्वल, ये वैल्यू अभी हमने निकाली है कितनी है 1.16 माइनस 0.0591 n की वैल्यू यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चार्ज होकर जा रहे हैं तो 2 लगाएंगे यहाँ पर वैल्यू इंटू log बेस 10 और m कितना है हमारा जिंक की मोलर चालकता लगाएंगे हम Zn+2 और यहाँ कैडमियम की लगाएंगे +2। देखिएगा A इक्वल 1.16 माइनस 0.0591/2 log बेस 10, यहाँ से जिंक की मोलर चालकता कितनी है 0.01 m बटे यहाँ से कितनी है इसकी 0.1 m। जब इसे सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, इससे कट जाएगा। A इक्वल आ जाएगा 1.16 माइनस 0.0591/2 log बेस 10 और यहाँ से आएगा 1/10। अगर इसे सोल्व करेंगे A इक्वल 1.16 माइनस 0.0591/2 log बेस 10, यहाँ से 10 की पावर -1 आ जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 हो जाएगी। A इक्वल 1.16 माइनस 0.0592 इंटू 1 वैल्यू हो जाएगी इसकी, वो भी कितनी -1। इसे 2 से अगर काटेंगे तो 0.00 2 दूनी 4 2 नीम 18, तो यहाँ से वैल्यू आएगी हमारे पास A इक्वल 1.16 माइनस और माइनस हो जाएगा यहाँ से प्लस और ये वैल्यू आएगी 0.029। अगर इसे सोल्व करेंगे A इक्वल तो इसे ऐड करेंगे, तो ऐड करने के लिए देखो 1.160 0.029 तो 981.1 यानी कि 1.189 वोल्ट इसका क्या होगा ये विद्युत वाहक बल। देखिएगा दोबारा समझा रहा हूँ, सेल अभिक्रिया हम बनाएंगे जिंक से Zn+n और कैडमियम से बनेगा कैडमियम। सेल अभिक्रिया के लिए हमने लगाया है ई सेल इक्वल ई नोट, यहाँ से एनोड आएगा फिर कैथोड आएगा और ई नोट सेल इक्वल, इसकी वैल्यू हमारे पास है, इसकी भी हमारे पास वैल्यू है लगा दी। यहाँ से हमारे पास मानक इलेक्ट्रोड विभव आ जाएगा सेल का, जिसे हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। इसे नोट करिए, इसके अकॉर्डिंग और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिन्हें आपको करना है। इसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। देखिएगा बात आती है इलेक्ट्रोड विभव की, बात आती है इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। देखिएगा जब किसी धातु की छड़ को, हमारे पास कोई छड़ है ये, जब किसी धातु की छड़ को उसके लवड़ के विलयन में हमने क्या करा, डुबो दिया। कोई हमारे पास विलयन है उसमें हमने इस छड़ को क्या करा भैया, डुबो दिया। मान लो किसकी छड़ है हमारे पास, कॉपर की, किसकी, कॉपर की छड़ है और इसे हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दिया। तो क्या होता है, जब हमने कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया है तो इस छड़ पर कुछ ना कुछ धनावेश आ जाएगा या ऋणावेश आएगा। जब धनावेश इस पर अगर आएगा तो उतना ही विपरीत आवेश कितना आएगा इस पर, निगेटिव चार्ज, किसमें, विलयन के ऊपर। तो धनावेश इस पर, ऋणावेश इस पर, तो इन दोनों के बीच में क्या उत्पन्न हो रहा है, एक विभव उत्पन्न हो रहा है। तो इस विभव के कारण ही इसे हम रोड को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोड के कारण उत्पन्न विभव को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। इसके बाद दूसरा आता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। देखिएगा इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन।
यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन ताप पर जब किसी धातु की छड़ को उस धातु के लवण के विलयन में अगर हम डुबोते हैं तो उनके बीच में जो विभव उत्पन्न होता है तो उसे हम कहेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। देखिएगा, जब किसी विलयन में हमने एक कांच की नली ली और इस कांच की नली को हमने क्या करा, डुबो दिया और उसमें हम क्या करते हैं, प्लेटिनम का तार लटका देते हैं। क्या लटका देते हैं, प्लेटिनम का तार। वो प्लेटिनम के तार के साथ ही ये किसकी जाली है, प्लेटिनम की। यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं। ये कोई विलयन है, ठीक है। हमने एक कांच की नली ली जिसमें से हाइड्रोजन को हम प्रवाहित करेंगे और प्लेटिनम का तार लटका देते हैं। क्योंकि प्लेटिनम बहुत ज़्यादा क्रियाशील नहीं होता, इसलिए यहाँ पर क्रिया कौन करेगा, सिर्फ हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन क्रिया करता है तो हाइड्रोजन आयन के रूप में निकलता है। देखिएगा कैसे, H2 जब यहाँ से क्रिया करेगा तो वो निकलेगा 2H और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के रूप में। तो इस तरीके से क्रिया करने के बाद इसके बीच में जो उत्पन्न विभव होगा उसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। अब हमारे पास आता है अकॉर्डिंग टू यूपी बोर्ड सिलेबस। यहाँ से आगे का जो बता रहा हूँ सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि किस तरीके से जानकारी होती है, जो अब से पहले इस चैप्टर में था। तो भैया एक आती है विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या आती है, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, थोड़ी सी बात में समझा दूंगा, 2 मिनट का है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसमें धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। सबसे ऊपर इसमें आती है लिथियम धातु, दूसरा आता है पोटेशियम, फिर बेरिलियम, स्ट्रेंशियम, पोटेशियम, तो आ गया है ऊपर। इस तरीके से ये बहुत सारी धातुएं आ जाती हैं। जब ये धातु आती हैं तो इनका क्या कार्य है, इनका कार्य ये है जब किसी धातु की छड़ को हम उसके लवण के विलयन में डुबो देंगे, जैसे कि मैंने अभी डुबो रखा है, तो अगर हम यहाँ पर आयरन की छड़ को डुबो दें, किसकी छड़ को डुबो दें, आयरन की, किसके, कॉपर सल्फेट के विलयन में, तो देखिएगा क्या होगा, Fe+CuSO4 होगा। तो अब ये क्या करेगा, इसे अपने विलयन में से हटा देगा। क्यों, क्योंकि इस रासायनिक श्रेणी में अगर इसका स्थान ऊपर है तो अपने नीचे वाले को क्या कर देता है, हटा देता है। यानी कि इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो भी धातु ऊपर स्थित होगी वो अपने नीचे स्थित धातु के लवण के विलयन से उसे क्या कर देती है, हटा देती है। इतना था इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते थे। अब बात आती है यहाँ पर वैद्युत रसायन में। यहाँ पर जो है हमने गैल्वेनिक सेल यानी डैनियल सेल के बारे में पढ़ा था, जो हमने बता दिया। इसके बाद इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, नष्ट समीकरण, जिसके बारे में मैंने आपको न्यूमेरिकल कराया है, वो आपको करना होगा और बाकी मैं वर्क PDF के अकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा। थैंक्स।